तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छी तरीके से यूटिलिटी एनालिसिस का जो चैप्टर है वो अच्छी तरीके से तैयार कर लिया होगा और मार्शल का ये पूरा का पूरा अप्रोच है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो हम सॉल्व करा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो 2022 में आया है, जो कि है असिस्टेंट ऑडिटर ऑफिसर का मेंस एग्जाम हुआ था 2022 में। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया था वो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रीफली एक्सप्लेन द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ कंज्यूमर अकॉर्डिंग टू द मार्शल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। तो देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो यूटिलिटी थ्योरी है वो मार्शल के द्वारा बनाई गई है। इसका मतलब इसके अंदर आपसे कहा नहीं गया है कि सिंगल कमोडिटी केस है या टू कमोडिटी केस है। तो अगर आपकी जगह मैं होता तो सबसे पहले मैं आपको बताता कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है। मैं शॉर्ट में बता देता कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस कंडीशन को कहते हैं जहां पर कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज इट। यानी कि इसके अंदर सबसे पहले आपको यह बताना है कि उपभोक्ता संतुलन क्या है। उपभोक्ता संतुलन क्या है, ठीक है जी। 4-5 लाइन में लिख देते, 10 लाइन लिख लेते मैक्सिमम, 10 लाइन तो ज्यादा हो जाती, 3-4 लाइन में लिख देते आंसर मीनिंग इसका। उसके बाद एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन यानी कि सिंगल कमोडिटी में और दो वस्तु में, यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी और दूसरा टू कमोडिटी। तो ये दो केसेस बन जाते हैं इसके अंदर। तो देखिए, मैं आपको बार बार बोलूंगा, आपको समझ में आएगा ही आएगा। इसके अंदर बेसिकली आपको यह बताना है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, इसका मीनिंग, उसके बाद सिंगल कमोडिटी कंडीशन क्या है, टू कमोडिटी कंडीशन क्या है। इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो मैं इंग्लिश में ये वीडियो जोड़ रहा हूं, हिंदी में हम अलग वीडियो बनाएंगे, वो भी आपको हमारी यूट्यूब के माध्यम से मिलेगी। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको आप समझ लीजिए कि इसका सही आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, फिर मैं आपको आगे कंटिन्यू करता हूं। डिस्कस करने वाले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, यानी कि सिंगल कमोडिटी के केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर वर्ड मीनिंग की बात करें तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कंज्यूमर कौन होता है। तो कंज्यूमर वो होता है जो अपनी गुड्स और सर्विसेज को यूज करता है और अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए यूज करता है। अगर इकोनॉमिक्स टर्मिनोलॉजी में बात करें तो फर्म भी एक कंज्यूमर है, गवर्नमेंट भी एक कंज्यूमर है, मैं भी एक कंज्यूमर हूं, आप भी एक कंज्यूमर हो, लेकिन इस समय मैं प्रोड्यूसर हूं और आप कंज्यूमर हो। इसका मतलब यह होता है कि कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम करता है। अब कंजम्पशन किस लिए किया जाता है, अपनी वांट्स को सेटिस्फाइड करने के लिए। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं बच्चों। इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक्स में उस कंडीशन को बताती है जहां पर किसी भी तरीके के चेंज नहीं करने की टेंडेंसी पाई जाती है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम उस कंडीशन में कहलाएगा जहां पर कंज्यूमर अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमम कर रहा हो और इस मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को वो किसी भी तरीके से चेंज करना नहीं चाहेगा। यानी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर टू द सिचुएशन इन विच कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कौन सा सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, यानी कि जो भी सेटिस्फेक्शन वो पा रहा है, जब कंज्यूमर उसको मैक्सिमम कर पा रहा है उसी को बोलते हैं बच्चों कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज इट दिस सिचुएशन, यानी कि उस कंडीशन को चेंज करने की भी टेंडेंसी नहीं पाई जाती है। इस तरीके की कंडीशन को बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विल अटेंड। अब देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहां होता है, जहां पर ये कंडीशन पूरी होती है। मैं इसको नंबर 1 बोल देता हूं और इस कंडीशन के बारे में ही हम आपसे बात करने वाले हैं। तो कंडीशन ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी एक्स की, वो बराबर होना चाहिए प्राइस ऑफ एक्स के। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि दो चीजें हैं, एक तो है यूटिलिटी, ये दिखाई जाती है यूटिल्स में, आपको बताया था हमने आपको, और ये दिखाया जाता है रुपीस में यानी कि करेंसी में। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते भाई। 1 किलो आलू मान लीजिए और 2 केजी मैंगो का कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैंगो और आलू तो एक अलग है ही, पोटैटो अलग है, मैंगो अलग है, ऑरेंज अलग होता है, मैंगो अलग है, तो आप कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। यानी कि जब तक दो यूनिट एक जैसी नहीं होंगी तब तक आप उसे कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो बच्चों यहां पर हमें बताया गया है कंडीशन क्या है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होगा जब यूटिलिटी किसके बराबर हो, प्राइस के बराबर, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी किसके बराबर होना चाहिए, प्राइस के बराबर होना चाहिए। सो हाउएवर द प्रॉब्लम अराइज, क्या प्रॉब्लम अराइज हो जाती है बच्चों कि मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव फ्रॉम कमोडिटी, यानी कि जब हम
हम किसी कमोडिटी को यूज करते हैं उस कमोडिटी को मिलने वाला सेटिस्फेक्शन को बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी जो होती है वो यूटिल में प्रेजेंट की जाती है। लेकिन जब हम बात करते हैं प्राइस की, तो प्राइस जो होता है वो किसी भी गुड्स का मनी में एक्सप्रेस किया जाता है। यानी कि यूटिल्स को आप मनी में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो, आप यूटिल को मनी में कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो यूटिल्स को मनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा या मनी को यूटिल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा बिना किसी कन्वर्शन के। जैसे सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि कोई चीज इंडिया में आती है $100 की, सॉरी ₹100 की, इंडिया में ₹100 की आती है, वही चीज अमेरिका में $2 की आती है। तो आप बताइए कितने रुपए में आप खरीद सकते हो। अब भाई इंडिया में ₹2 की है, वहां ₹100 की है, तो आपको ये पता करना होगा। अगर मान लीजिए अगर आपको अमेरिका जाना है तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए। मैं आपको एग्जाम्पल दोबारा से दे देता हूं, शायद मैं एग्जाम्पल ठीक नहीं दे पाया हूं, मैं दोबारा से बोल देता हूं। चलिए दोबारा से बोल देता हूं। दोबारा है कि मान लीजिए इंडिया में कोई चीज आती है ₹100 में, तो बताइए वो अमेरिका में गुड्स कितने की मिलेगी। अब अमेरिका में कितने की मिलेगी, क्योंकि वहां तो डॉलर में मिलती है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको ये पता हो कि ₹1 कितने डॉलर का है, एक्सचेंज रेट के बारे में पता हो। तो बच्चों यहां पे भी ये जो प्रॉब्लम है कि यूटिल्स अलग है, मनी अलग है, दोनों का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते हो। इस कंपैरिजन को कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है कि आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को, यानी कि जो यूटिलिटी मिल रही है एक्स को, उसको मनी के टर्म में कन्वर्ट कर दें। यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी, देखिए मैं आपको लिख देता हूं, हमें क्या करना है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ यूटिल को कन्वर्ट करना है किसमें, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ मनी। बस आपको यह समझना है। तो मैं तरीका आपको बताऊंगा किस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि आपकी समस्या क्या है, पहले एक बार समस्या को बारे में समझ ले, तभी तो समाधान करेंगे। प्रॉब्लम यह है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो किस में एक्सप्रेस की जाती है, यूटिल्स के टर्म में, और हमें क्या करना है, उसको किसके टर्म में कन्वर्ट करना है, मनी के टर्म में। यानी कि हमें एक ऐसा तरीका लगाना पड़ेगा जहां पर आप मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी को जो यूटिल में प्रेजेंट होती है उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके लिए एक चीज यूज की जाती है, उसे बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, MUM। MUM का मतलब है कि ₹1 इक्वल टू यूटिल्स, यानी कि ₹1 की कितना यूटिल्स है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। बच्चों मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आप बच्चों को, कोई कंफ्यूजन मैं आपको नहीं करना चाहता हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी का क्या मतलब है। वो मतलब है कि ₹1 का यूटिल्स। ओके बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स निकालना है इन टर्म ऑफ मनी, तो आपको क्या कर देना चाहिए, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इन टर्म ऑफ यूटिल्स को डिवाइड कर देना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। ठीक है बच्चों, तो ये तरीका है। यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑरेंज है, देखिए एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि जो ऑरेंज का जो प्राइस है वो ₹12 है पर केजी है, यानी कि प्राइस को ₹12 मान लेते हैं। एट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज 5 यूटिल्स, यानी कि जो हम ये मान रहे हैं वो क्या मान रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है वो 5 यूटिल्स है। इसका मतलब ये हुआ कि ₹1 जो है वो 5 यूटिल्स के बराबर है। सिंपल तरीके का मतलब ये है। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी 5 का मतलब है कि ₹1 की जो वैल्यू है वो 5 यूटिल के बराबर है। तो टेबल के माध्यम से समझते हैं किस तरीके से हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। अब देखिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए हम ये मैंगो की यूटिल्स ले लेते हैं। 120 है, 100 है, 80 है, 60 है, 40 है, 50 है। यानी कि ये मार्जिनल यूटिलिटी दी हुई है किसमें, यूटिल्स में। ये यूनिट्स लिखा हुआ है, यूटिल्स होना चाहिए, यूटिल्स में दी हुई है। और यहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी दी हुई है MUM, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि ₹1 5 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको रुपीज, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी पता करनी है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी हमें निकालनी है मनी के टर्म में। तो हम क्या करेंगे, इस 120 को इस 5 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि जब आप डिवाइड करोगे तो ये 24 आएगा, 20 आएगा, 16 आएगा, 12 आएगा, 8 आएगा और 6 आएगा। और बच्चों हमारी अजम्पशन है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहती है,
उसमें कोई चीज नहीं आता, हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं। तो इसके बाद हम कंपैरिजन बहुत आसानी से कर सकते हैं और देख सकते हो कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, और जिस समय हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ठीक है, बराबर होगा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ, सॉरी प्राइस ऑफ एक्स के, प्राइस ऑफ एक्स के, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल होगा प्राइस ऑफ एक्स के, उस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। आप ये भी कह सकते हो बच्चों कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बटे पी एक्स बराबर होगा MUM के, उस केस में भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि इस वाली कंडीशन को अगर हम देखें तो इस वाली कंडीशन में 60 है हमारी MUX यूटिल्स में, डिवाइड कर देंगे प्राइस से, तो प्राइस है 12 और ये है हमारा 5, यानी कि ये कंडीशन में हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो रही है। अब बच्चों मैं आपको एक टेबल के थ्रू, डायग्राम के थ्रू भी आपको दिखाने की यही बात आपको कोशिश करूंगा, अगर आपको मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए तो। देखिए अब जो हम चीजों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, इसमें लिख देते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स, और यहां पे लिख रहे हैं बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, ये बच्चों याद रखिएगा मनी के टर्म में है, और प्राइस ऑफ एक्स, दो चीजें दिखा रहे हैं। और हम समझ चुके हैं कि जो प्राइस ऑफ एक्स है वो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि ये हमारा प्राइस ऑफ एक्स है जो कि 12 रुपए पर कांस्टेंट है। बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ये प्राइस है जो कि 12 रुपए पर कांस्टेंट है, उसको हमने इस डायग्राम के थ्रू दिखा दिया है। बात करते हैं बच्चों मार्जिनल यूटिलिटी की, तो पहली यूटिल से, पहली यूनिट यूज करने से 24 यूटिलिटी मिल रही है, तो ये मान लीजिए ऊपर से आएगा और धीरे 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 करके ये नेगेटिव होता चला जाएगा। हालांकि हमने इसको नेगेटिव नहीं लिया तो हम यहां पे इसे छोड़ देते हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस कंडीशन में होगा जिस कंडीशन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल है पी एक्स के। ओके बच्चों, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स बराबर है पी एक्स के। तो इस केस में हमारी ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है, MUX अपॉन पी एक्स इक्वल टू MUM। आप जो मर्जी कहिए बात वही आएगी। तो ये वाली यूनिट से है, इस कंडीशन की बात करें तो हम 4 यूनिट यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आप 3 यूनिट यूज करते, चलिए मान के देखते हैं, ये वाली यूनिट मान लीजिए आप इस जगह पर हैं, तो इस केस में क्या हो रहा है, आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स की वो ज्यादा है पी एक्स से। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि अगर आप 3 कमोडिटी यूज कर रहे हो तो आपको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है ये वाला आपका सेटिस्फेक्शन है, गेन है ये वाला, ये एरिया, मैं एरिया गेन कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला एरिया गेन है, और ये वाला आपका एक तरीके से आपका सेक्रीफाइस है, यानी कि ये गिव अप किया है आपने। यानी कि ये वाला जो एरिया जो आपको मिल रहा था, ये वाला एरिया, ये आपको एक तरीके का लूज करना पड़ गया। मैं आपको सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों, अगर आपको मेरी बात में अगर कोई दिक्कत आई तो मैं आपको दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए इसका सिंपल मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये एक तरीके का लॉस हो गया। यानी कि अगर मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, यानी कि आपने क्या किया, जब आप 3 कमोडिटी यूज कर रहे हो तो आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो 16 का मिल रहा है, और आपका जो प्राइस है वो 12 है, तो कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के लिए ज्यादा कमोडिटी का यूज करेगा, और वो तब तक करता रहेगा जब तक कि वो नीचे की तरफ यानी कि 4 पर ना आ जाए। ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा। यानी कि इस कंडीशन में जो बेनिफिट रिसीव है वो ज्यादा है, जबकि जो सैक्रिफाइस किया जा रहा है वो कम है, और इसलिए कंज्यूमर ज्यादा कंजम्पशन करेगा, क्योंकि टेक्निकल भाषा में बेनिफिट और सैक्रिफाइस दोनों को बराबर होगा, वहीं पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहलाएगा। बच्चों इस वाली कंडीशन की बात करें, देखिए यह वाला पॉइंट अगर हम ले लें, मान लीजिए इस वाले पॉइंट पर जो कि 5 है, तो आप देख सकते हो कि जो बेनिफिट है वो कम हो रहा है, जबकि जो सैक्रिफाइस है वो ज्यादा है, इसलिए ये हिस्सा लॉस में जा रहा है, ये हिस्सा भी लॉस है अगर वो कम कंजम्पशन करता है, और ये हिस्सा भी लॉस है अगर वो ज्यादा कंजम्पशन करता है। तो वो क्या करेगा, इस वाले पॉइंट से यहां पर आने की कोशिश करेगा, इस वाले पॉइंट पर आने की कोशिश करेगा। यानी कि अगर यूटिलिटी ज्यादा है, अगर MUX ज्यादा है PX से, तो वो मोर कंजम्पशन करेगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा, और अगर MUX कम है PX से तो वो कंजम्पशन को घटाएगा। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं बच्चों, एक कंडीशन हम यहां पे भी दिखा सकते हैं, हम बच्चों को ये भी कह सकते हैं। देखिए कंडीशन नंबर 1 कि जब MUX अपॉन PX
इक्वल है MUM के, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए। नंबर 2, अगर MUX यानी कि ये हम यूटिल्स में दिखा रहे हैं, यूटिल्स में दिखा रहे हैं, अपॉन PX ज्यादा है MUM से, जैसा कि यहां पर है। जैसे मान लीजिए ये हमारा है 80 को डिवाइड कर रहे हैं 12 से, तो ये प्राइस से डिवाइड किया तो आपका 16 आएगा, यानी कि आपका ये आ गया, मान लीजिए, सॉरी गलत बोला मैंने आपको, ये मान लीजिए आपका 80 है, 80 को आपने 12 से डिवाइड किया तो डेफिनेटली ये 5 से ज्यादा आएगा। ओके बच्चों, तो इसका मतलब है कि इस वाली कंडीशन में वो मोर कमोडिटी यूज करेगा, और अगर ये वाली कंडीशन है तो वो लेस कमोडिटी यूज करेगा। इस तरीके के बच्चों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं कंडीशन वाइज, तो आप ये कंडीशन याद रखिएगा, कब कम करेगा। सेम बात हम यहां पे बोल रहे हैं कि MUX ये रुपीस के टर्म में हो गया बच्चों, ठीक है जी, और ये वाले, तो आपको पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कब ज्यादा और कब कम कमोडिटी यूज करेगा। तो बच्चों ये सिंगल कमोडिटी केस है। अगली वाली वीडियो में हम आपको डबल कमोडिटी केस के अंदर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है उसके बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किस तरीके से होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब हम ऑलरेडी बच्चों पिछली बार की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको समझाया था कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जहां पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अचीव कर रहा हो। और उस वाली वीडियो में हमने कंडीशन पढ़ी थी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन PX इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y के। देखिए ध्यान से समझिएगा बच्चों, जैसे ये कंडीशन होती है x गुड्स के लिए, ऐसी कंडीशन और भी हो सकती है ना कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y इक्वल होना चाहिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के। इसका मतलब जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी टू गुड्स के केस में हमारी जो कंडीशन होगी, टू गुड्स के केस में वो होगी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ x इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y अपॉन प्राइस ऑफ y इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और अगर एक से ज़्यादा गुड्स हैं, मान लें 3 गुड्स हैं, तो MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY इक्वल टू MUZ अपॉन PZ, यानी जितनी गुड्स हैं उतने ही नाम उसके बढ़ते चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी, या सेवरल कमोडिटी भी बोलते हैं। तो बच्चों इसको गॉसन सेकंड लॉ भी कहते हैं, और साथ ही साथ इसको आप कह सकते हो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, या आप कह सकते हो इस कंडीशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा जब कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से 2 गुड्स पे खर्च करता है कि दोनों गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी और उसका जो प्राइस रेशियो है वो बराबर बराबर होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये मान लें, कि दोनों का प्राइस सेम है, या हम ये मान लें कि इसको हम डिवाइड कर लेते हैं मनी के टर्म में, क्योंकि ये तो यूटिलिटी आपको गुड्स के टर्म में दी हुई है, इसको अगर मनी के टर्म में ले लें तो हम ये भी कह सकते हैं कि MUX और MUY दोनों बराबर बराबर होनी चाहिए। ये सिंपल तरीके से भी हम कह सकते हैं, यानी कि दोनों गुड्स से मिलने वाली यूटिलिटी बराबर बराबर होनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि हम एक कंपैरिजन करें, एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें। तो उसके लिए मैं आपको एक टेबल के माध्यम से बता रहा हूं। तो थोड़ी सी टेबल में मिस्टेक थी, यहां पे मैंने नंबर ठीक लिख दिए 140, 120, 100, 80, 60 एंड 40। अब देखिए मान लीजिए कंज्यूमर के पास में 6 रुपीज़ है, ठीक है, कंज्यूमर के पास मान लीजिए 6 रुपीज़ है, 6 रुपये कंज्यूमर के पास में, और कंज्यूमर के पास 6 रुपीज़ है, और दोनों गुड्स का प्राइस हम 1 रुपीज़ मान के चल रहे हैं, यानी कि हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों का प्राइस 1 रुपीज़ है। इसकी वजह से हमारा जो MUX है और PX है उसको हमने ये लिख दिया सिंपल तरीके से MUX के रूप में। इसी तरीके से MUY अपॉन PY को हमने इस तरीके से लिख दिया है, यानी कि प्राइस से डिवाइड कर दिया गया है और सिंपल तरीके से इसे मनी के टर्म में लिख दिया गया है। तो अब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन कैसे करेंगे, अब ध्यान से समझिएगा। कंज्यूमर के पास 6 रुपीज़ है, मैं यहां लिख देता हूं, और कंज्यूमर फर्स्ट रुपीज़ खर्च करने को तैयार है। इसका मतलब वो किस में कंपेयर करेगा, MUX में और MUY में, और जिसमें उसको ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी उसे वो खरीदेगा, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। अब किस में करेगा, वो फर्स्ट यूनिट ऑफ इसकी, फर्स्ट यूनिट इसकी और फर्स्ट यूनिट ऑफ Y की में कंपैरिजन करेगा, यानी कि इसमें उसको मिल रहा है सेटिस्फेक्शन 180 का, इसमें 140 का, तो डेफिनेटली वो 180 वाले को बाय करेगा। इसका मतलब वो फर्स्ट रुपीज़ जो है वो इस पे खर्च करेगा, मैं यहां लिख देता हूं फर्स्ट रुपीज़ वो इस पे खर्च करेगा, X कमोडिटी पे करेगा। इसका मतलब अब वो कंपैरिजन किस में करेगा, अब वो अगला गुड्स के लिए वो कंपैरिजन करेगा MUX ऑफ सेकंड यूनिट की
और एम यू वाई, क्योंकि उसने वाई तो अभी यूज़ की ही नहीं है तो फर्स्ट यूनिट की, यानी कि एम यू एक्स इसमें कंपैरिजन होगा, इसके अंदर और इसके अंदर, इन दो में कंपैरिजन होगा। और अभी भी आप देख सकते हैं कि 160 दे रहा है, 140 दे रहा है, इसका मतलब सेकंड रुपीस भी वो इसी पे खर्च करेगा। अब थर्ड की बारी आई, तो थर्ड में वो किस में कंपैरिजन करेगा? थर्ड में वो कंपैरिजन करेगा इसके अंदर और यहां पे। अब आप चाहे तो एक्स खरीद लो, चाहो तो वाई खरीद लो, हमने माना थर्ड रुपीज इस पे खर्च कर दिया, तो फोर्थ रुपीज में वो किस में कंपैरिजन करेगा? थर्ड ऑफ एक्स एंड सेकंड ऑफ एम यू वाई। यानी कि जब थर्ड इसका और इसका सेकंड में ये ज़्यादा है, इसका मतलब वो जो फोर्थ रुपीज़ है वो इस पे खर्च करेगा। इसी तरीके से जब कंपैरिजन होगा तो कंज्यूमर जो है वो फिफ्थ रुपीज़ इस पे खर्च करेगा, क्योंकि इस पे आपको देखिए 120 मिल रहा है, इस पे भी 120 है, और 6 रुपीज़ वो इस पे खर्च कर देगा। तो इस तरीके से उसने टोटल 6 रुपये खर्च कर दिए। तो जब 6 रुपये वो खर्च कर रहा है तो 4 यूनिट वो बाय कर रहा है एक्स गुड्स की, और 2 यूनिट बाय कर रहा है वो वाई गुड्स की। यानी कि कंज्यूमर अपने पैसे को इस तरीके से खर्च करेगा, इस तरीके से खर्चा करेगा कि एम यू एक्स सेकेंड यूनिट की और एम यू वाई जो है सेकेंड यूनिट की और ये है फोर्थ यूनिट की, वो दोनों बराबर बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब एम यू एक्स और एम यू वाई अगर आप प्राइस के टर्म में लोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये बराबर बराबर होना चाहिए। तो बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर ये बराबर नहीं होगा तो किस तरीके से जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। बेसिकली अभी आप ये समझ लीजिए कि कंज्यूमर क्या करेगा, 2 गुड्स पे इस तरीके से पैसा खर्च करेगा। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं कि एम यू एक्स और एम यू वाई पी एक्स और ये दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। ओके बच्चों, तो यही बात हमने यहाँ पे लिखी हुई है, यानी कि इस तरीके से पैसा खर्च करेगा जब तक वो दोनों बराबर नहीं हो जाते। इसके लिए कंज्यूमर क्या करेगा, उस गुड्स को ज़्यादा खरीदेगा जिससे उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, उस गुड्स को कम बाय करेगा जिससे उसे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, और ऐसा कंज्यूमर तब तक करता रहेगा जब तक कि दोनों गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल नहीं हो जाता। तो बच्चों इसी बात को हम एक डायग्राम के थ्रू भी समझ सकते हैं। तो बच्चों यहां पे देखिए डायग्राम दिखाया हुआ है, इसमें हमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है मैं आपको बता देता हूं। देखिए बिल्कुल रिलैक्स होकर समझें। तो ये मान लीजिए मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स कमोडिटी की जो कि ऊपर से आ रही है, ये एम यू एक्स, और ये इसका बेस है ओ एक्स का। ठीक है बच्चों, तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जब कंज्यूमर जितनी ज़्यादा जैसे जैसे कमोडिटी की मात्रा बढ़ा रहा है, मान लीजिए 1 है, 2, 3, 4, 5, अब ये थोड़ा सा ग्राफ नहीं है तो आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो इस तरीके से उसकी यूटिलिटी गिर रही है। अब अगर हम बात करें वाई की, तो वाई का देखिए यहां से स्टार्ट होगा और वाई की भी यूटिलिटी गिरेगी, क्योंकि यहां पे हमने जो बेस माना है वो वाई का माना है। इसका मतलब यहां पे एम यू वाई है और यहां पे एम यू एक्स है। तो जिस केस में ये वाला पॉइंट हो रहा है, यानी कि इस केस में एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल है एम यू वाई अपॉन पी वाई के। तो इसका मतलब है अगर सिंपल तरीके से समझें तो 4 यूनिट वो एक्स की और 2 यूनिट वो वाई की यूज़ कर रहा है। यही इस टेबल में समझाने की यूज़ की गई है। अगर वो दोनों की 3 इकाई यूज़ करता है मान लीजिए, तो इसका मतलब है कि उसको इस हिस्से का लॉस उठाना पड़ेगा, ये लॉस उठाना पड़ेगा। और इसी तरीके से अगर वो मान लीजिए एक्स की 5 करता है और इसकी 1 करता है तो उसको ये हिस्से का लॉस उठाना पड़ेगा। यानी कि दोनों ही कंडीशन में लॉस होगा टोटल यूटिलिटी का। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन उसको एक ही कंडीशन में मिल सकता है, जिस केस में दोनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा कोई और कंडीशन हो ही नहीं सकती जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो बच्चों कई बार ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरीके से। हाँ जी, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है नंबर 1 कि अगर एम यू एक्स अपॉन पी एक्स ज़्यादा है एम यू वाई अपॉन पी वाई से, तो क्या होगा। अगर एम यू एक्स मोर देन
है पी एक्स अपॉन पी वाई से, यानी कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इज मोर देन एम यू वाई अपॉन पी वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा पैसा खर्च करेगा एक्स पर। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, मान लीजिए एम यू एक्स ज़्यादा है एम यू वाई से, कंपैरिजन करके देखा तो कंज्यूमर क्या करेगा, एक्स पे ज़्यादा खर्चा करेगा, यानी कि मोर एक्स एंड लेस वाई। तो जैसे ही वो मोर एक्स करता है, जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक्स की वो गिरेगी, और लेस वाई करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई जो है वो बढ़ेगी। और ऐसा प्रोसेस कब तक चलता रहेगा, जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल नहीं हो जाता मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई के। और अगर आप इसे प्राइस के टर्म में लिखना चाहो तो सेम बात प्राइस के टर्म में भी फॉलो होती है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि अगर एक्स कमोडिटी आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन दे रही है एज कंपेयर टू वाई, तो आप ज़्यादा एक्स का यूज़ करोगे। अगर एक्स की यूटिलिटी कम है, एक्स से आपको कम संतुष्टि मिल रही है, कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, तो एक्स का यूज़ कम करो। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दिस केस वाई गुड्स गिव मोर यूटिलिटी देन एक्स, यानी कि यहाँ पे वाई की यूटिलिटी ज़्यादा है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, वाई के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार हो जाएगा एज कंपेयर टू एक्स। यानी कि कंज्यूमर अपने पैसे को एक्स से हटाकर वाई पे ट्रांसफर कर देगा। और ऐसा प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों ही सेटिस्फेक्शन बराबर बराबर नहीं हो जाते। तो बच्चों सिंपल शब्दों में कही जाए तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन सिंगल कमोडिटी में ये है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स इक्वल टू एम यू एम भी बोल सकते हो आप इसको। दूसरा अगर हम बात करें तो टू कमोडिटी केस में ये वाली कंडीशन फॉलो होगी। तो कंडीशंस को जरूर याद रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपके लिए एग्जाम्पल के लिए हमने आपको बता दिया है। आगे हम आपको एक और न्यूमेरिकल करा रहे हैं, ये हमने अपनी बुक से ही लिया हुआ है, हमारी पहले की बुक है। और इसमें हम देखिए क्या बना रहे हैं, हम आपको इसमें कुछ पॉइंट ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारी इनकम जो है, हम सिंपल मानने के लिए हम अपनी इनकम को 100 मान रहे हैं। ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स जो है, प्राइस ऑफ एक्स को हमने मान लीजिए 20 माना है और प्राइस ऑफ वाई को हमने 10 माना है। हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल आपको करा के दिखा रहे हैं। इसके अलावा हमने मान लिया है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है इट विल बी 7। तो एक टेबल हमें दी हुई है, आपको उस टेबल के थ्रू हेल्प से बताना है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ जिससे कि हाँ ओके ठीक है। तो ये हम टेबल ले लेते हैं। ओके, तो बच्चों सबसे पहले हमें बता रखा है, यूनिट दे रखी है 1 2 3 4 5 और 6। हम इसी टेबल का यूज़ कर लेते हैं आप बच्चों के लिए। ओके, यहां पे हमें दे रखा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स और यहां दे रखा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। ठीक है जी, मैं आपको नंबर लिख देता हूं 180 160 140 120 100 एंड 80। वाई का लिए लिख देते हैं 120 100 90 70 50 एंड 40। और अब आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको मनी के टर्म में इसको डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो चीज का प्राइस ज्यादा होगा, देखिए कोई यूटिलिटी कितना दे रहा है उसको प्राइस से कंपैरिजन भी तो करना पड़ेगा। मान लीजिए आप एक एसी खरीद रहे हो, एसी 25,000 रुपए का आता है, मान लीजिए कूलर 5,000 रुपए का आता है, तो एसी से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन को कूलर से मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से बराबर करने के लिए पहले एसी की यूटिलिटी को एसी के प्राइस से और कूलर की यूटिलिटी को कूलर के प्राइस से डिवाइड करने के बाद ही आप कंपेरिजन कर पाओगे। इसके अलावा कंपेरिजन करना पॉसिबल नहीं है, यानी कि एक तरीके की यूटिलिटी में आना पड़ेगा। तो कंपेयर करते 20 से, तो इसका मतलब है कि इसको कंपेरिजन करोगे तो ये 9 आएगा, 8 आएगा, 7 6 5 एंड 4। तो ये हमने क्या किया, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स निकाल लिया। ओके बच्चों, अब पी वाई निकालना है, पी वाई यानी कि प्राइस ऑफ वाई। तो प्राइस ऑफ वाई का मतलब है कि हमारे को प्राइस ऑफ वाई निकालने के लिए हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 12 10 9, ठीक है 7, इसके अलावा ये आएगा 10 से डिवाइड करेंगे ना बच्चों तो 5 और 4। अब हमें कंपैरिजन करना है। अब देखिए हमारे पास में 20 रुपीज़, हमारे पास 100 रुपीज़ है, तो 100 में से सबसे टेबल में हम अगर हम ठीक तरीके से देखें
तो कंज्यूमर 3 इकाई करेगा यूज एक्स की, यानी कि 60 रुपीज़ इस पर खर्चा करेगा, और 4 यूनिट इसकी करेगा, यानी कि 40 रुपीज़ पे खर्चा करेगा, और टोटल आपके 100 रुपीज़ खर्च हो जाएंगे। इस केस में एम यू एक्स अपॉन पी एक्स और एम यू वाई अपॉन पी वाई और एम यू एम, ये सारे के सारे बराबर बराबर होंगे। तो बच्चों का कहीं मिस्टेक हो गई है तो ध्यान रखिएगा। 20 रुपीज़ की है तो 20 20 20, मैंने पिछली बार आपको जो भी बताया हो 20 20 20, 60 रुपीज़ इस पर खर्चा किया, 10 10 10 10, 40 रुपीज़ पे खर्चा किया, यानी कि टोटल आपके 80 रुपये भी 100 रुपये भी खर्च हो गए, और कंज्यूमर आपको सेटिस्फेक्शन भी आपको मिलते रहा। की सहायता से मांग के नियम का प्रमाण दें, या आप कह सकते हो विद द हेल्प ऑफ मार्शल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी प्रूव द लॉ ऑफ डिमांड। तो बेसिकली आपको इसके अंदर डिमांड कर्व को यूटिलिटी कर्व से डेरिवेट करके दिखाना है, यानी किस तरीके से डिमांड का डेरिवेट होगा वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। और डेरिवेट करने का तरीका हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बता रखा है किस तरीके से डेरिवेट होगा। तो हम क्या करते हैं, उस वीडियो को ऐड कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए किस तरीके से डेरिवेट होता है। उसके बाद हम इस वाले पॉइंट को कवर करेंगे। वीडियो में हम आप बच्चों को समझाते हैं कि यूटिलिटी एनालिसिस के थ्रू हम किस तरीके से डिमांड कर्व को डेरिवेट कर सकते हैं। तो बच्चों आपने ऑलरेडी समझा होगा कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब सिंगल कमोडिटी केस में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल होता है प्राइस ऑफ एक्स के। तो मैं आपको यहां पे समझा देता हूं, देखिए ये वाला हम ले लेते हैं। देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होगा, आप याद रखिएगा, जब एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स होगा, ये है सिंगल कमोडिटी केस में, और 2 कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होगा जब एम यू वाई इक्वल टू पी वाई होगा। तो अब हम आगे समझते हैं कि सिंगल कमोडिटी केस में और 2 कमोडिटी केस में किस तरीके से आप डिमांड कर्व को डेरिवेट कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार डिमांड कर्व को कैसे डेरिवेट किया जाता है। तो ये बच्चों नोट्स आपके लिए बनाए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए सबसे पहले हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, अगर हम एक सिंगल गुड्स के केस की बात कर रहे हैं, सिंगल गुड्स केस हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, यानी कि किसी भी गुड्स से मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है मनी के टर्म में, वो इक्वल होता है प्राइस ऑफ एक्स के। ये दोनों के दोनों मनी के टर्म में लिया गया है। यानी कि मैं अगर आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूं तो मान लीजिए कि ये हम ले लेते हैं यूनिट ऑफ गुड्स, यहां पे हम लिख लेते हैं मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी एक्स की वो डाउनवर्ड रहती है, तो ये हमने डाउनवर्ड मान लिया एम यू एक्स। इसी के साथ साथ हम ये मान के चलते हैं कि जो प्राइस है इट विल रिमेन कांस्टेंट। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट उस जगह होगा जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्शन करेंगे। हम मान लेते हैं एम यू एक्स इक्वल टू पी एक्स है। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो है वो P0 प्राइस जब है तो Q0 क्वांटिटी को बाय कर रहा है। कितनी सिंपल सी बात हमने मानी है। इसी चीज़ को अगर हम डायग्राम बी में दिखा दें तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर Q0 क्वांटिटी बाय करेगा एट प्राइस P0। इसको हम बोल देते हैं कैपिटल ए से, उसको स्मॉल ए से बोला है, इसको कैपिटल ए से बोला है। अब मान लीजिए कि जो प्राइस है, यानी कि जो प्राइस है एक्स का वो फॉल करता है। तो बच्चों प्राइस एक्स फॉल करने से क्या होगा, क्योंकि अब हम ये मान लेते हैं कि अगर एम यू एक्स 10 है और प्राइस भी 10 है, और अगर प्राइस अब 8 रुपये हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो एम यू एक्स है वो ज़्यादा हो जाएगा पी एक्स से। यानी कि अगर हम प्राइस को फॉल कर देते हैं और प्राइस को P1 कर देते हैं, ये तरीका, और मान लेते हैं कि कंज्यूमर उतनी गुड्स बाय कर रहा है जितनी गुड्स वो पहले बाय कर रहा था, यानी कि Q0। तो इस पर देखिए प्राइस आपका कम है जबकि यूटिलिटी आपकी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर को अब सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं मिलेगा और कंज्यूमर अब पहले से ज़्यादा गुड्स को कंज्यूम करने की प्रयास करेगा, यानी कि वो बी पर आ जाएगा। और वैसे भी हम जानते हैं कि अगर इस केस में कंज्यूमर होता है तो वो मोर एक्स का यूज़ करता है, मोर यूनिट ऑफ एक्स।
और कहने का सिंपल मतलब ये हुआ कि इस केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इस लाइन पे हो जाएगा, यानी कि प्राइस जब गिरकर P1 हो जाता है तो कंज्यूमर जो है वो B पॉइंट पर आ जाएगा। इसका मतलब वो पहले से ज़्यादा गुड्स बाय करेगा। उल्टा ले लेते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो प्राइस है कमोडिटी का वो बढ़कर हो गया, मान लीजिए P2 हो गया, यानी कि प्राइस बढ़ गया। तो जब प्राइस बढ़ता है बच्चों तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो MUX है वो लेस देन हो जाएगा PX से। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर प्राइस लेवल बढ़ता है तो इस केस में आपका PX2 हो जाएगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट C होगा और कंज्यूमर जो है वो पहले से कम गुड्स बाय करेगा। अगर आप इसको जोड़ देते हो यानी कि ABC, यानी कि ये जो ABC कॉम्बिनेशन है ये क्या दिखा रहा है कि जब प्राइस गिरा तो क्वांटिटी डिमांड राइज की, जब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड फॉल की। और अगर आप तीनों को एक ही डायग्राम से जोड़ दोगे तो इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। यानी कि इस केस में हमने आपको डिमांड कर्व को कैसे डेरिवेट करते हैं वो सिखाया हुआ है। यही सारी बातें बच्चों यहाँ पे भी लिखी हुई हैं, आप पढ़ लेना, आप अपने हिसाब से पढ़ लेना। इसमें लिखा हुआ है कि राशनल कंज्यूमर विल परचेज अ कमोडिटी टिल मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू प्राइस। तो यही सब बातें बच्चों हैं, ऑलरेडी यही सब बातें आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा रहा हूँ। लेकिन एक केस और है जिसको हम बोलते हैं टू कमोडिटी केस। देखिए डायग्राम के थ्रू बताना तो उसको पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम उसको भी समझा सकते हैं। टू कमोडिटी केस, टू कमोडिटी केस मैं आपको समझा देता हूं, आप अपने हिसाब से भी एक्सप्लेन कर ले सकते हो इसको आप। टू कमोडिटी केस में जब MUX अपॉन PX इक्वल होता है MUY अपॉन PY से तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। सॉरी, हम सिंपल मान लेते हैं कि 100/10 इक्वल टू होगा 50/5 के, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने मान लिया। अब मान लीजिए कि प्राइस ऑफ X फॉल कर गया, प्राइस ऑफ X फॉल करके मान लीजिए 10 रुपये से 5 रुपये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे वो प्राइस 10 रुपये से 5 रुपये हो जाता है, अब आप देखोगे कि जो MUX अपॉन PX है वो ग्रेटर देन हो जाएगा MUY अपॉन PY से। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही ये 5 रुपये हुआ, अब ये जो है ये हो गया 20/20 इज मोर देन 10। इसका मतलब ये हुआ कि एक यूनिट यूज़ करने से इससे 20 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, इसे 10 सेटिस्फेक्शन मिल रहा है लास्ट यूनिट यूज़ करने से। तो कंज्यूमर जो है वो X की जो क्वांटिटी है, यानी कि जो यूनिट ऑफ X है उसको मोर कंज्यूम करेगा, मोर विल बी कंज्यूम। तो बच्चों इस बात से ये बात प्रूफ होती है, क्या बात प्रूफ होती है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि X गुड्स का प्राइस गिर जाता है तो दोनों ही केसेस में जो कंज्यूमर है वो अपनी डिमांड को बढ़ा देगा। उल्टा भी आप कर सकते हो, आप कह सकते हो कि अगर प्राइस जो है वो बढ़ जाता है MUX का प्राइस का, तो इस केस में MUX अपॉन PX स्मॉलर देन हो जाएगा MUY अपॉन PY से। तो क्योंकि कंपैरेटिवली अब X गुड्स पहले से महंगी हो चुकी है, इसलिए इससे जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो कम होगा और कंज्यूमर क्या करेगा, लेस यूनिट ऑफ X का प्रयोग करेगा। तो बच्चों इस तरीके से आप डिमांड कर्व को आसानी से डेरिवेट कर सकते हो। यहाँ पे हमने डायग्राम के थ्रू बताया है, वहाँ पे आप इक्वेशन के थ्रू बता देना। अल्टीमेटली दोनों ही तरीकों से कंक्लूजन यही निकलता है। एक बार मैं आपको कंक्लूजन निकाल के दिखा देता हूँ। कंक्लूजन आप याद रखिएगा, अगर सिंगल कमोडिटी केस है तो MUX इक्वल टू PX होना चाहिए। अगर MUX मोर देन PX है तो कंज्यूमर X गुड्स का ज़्यादा प्रयोग करेगा, MUX लेस देन PX है तो कंज्यूमर X गुड्स का कम प्रयोग करेगा। इसी तरीके से अगर टू कमोडिटी केस है तो ये आप याद रखिएगा, MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो उस केस में अगर मान लीजिए MUX यानी कि PX फॉल करता है तो वो X को मोर यूज़ करेगा, और अगर PX राइज करता है तो वो X को
लेस यूज करेगा। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि यूटिलिटी एनालिसिस हमें बताता है कि प्राइस के गिरने से जो क्वांटिटी डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो बच्चों कि आपको ऊपर के दो कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। इस वाली वीडियो में बेसिकली हमसे पूछा गया है कि मार्शल के उपयोगिता सिद्धांत के अनुसार मांग रेखा एक विशेष प्रकार की रेखा है। मतलब हमें पूछा गया है इसके अंदर कि जो डिमांड कर्व है, मतलब एक तरीके का स्पेशल टाइप ऑफ यूटिलिटी कर्व होता है डिमांड कर्व। तो बिल्कुल सही बात है। अभी आपने इस वाले क्वेश्चन में देखा कि यूटिलिटी कर्व से डिमांड कर्व को डेरिवेट करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो डिमांड कर्व होता है वो एक तरीके का मार्जिनल यूटिलिटी कर्व है। दोनों का मतलब एक ही है। तो यहां पे थोड़ा लॉजिकल आपको लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन में एक बार आपको इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, फिर मैं आपको हिंदी में पढ़ के बता दूंगा। डिमांड कर्व इज अकॉर्डिंग टू द मार्शल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिमांड। इस यहां पे आपसे स्टेटमेंट दी गई है, इसका कुछ भी आपसे पूछा नहीं गया है। तो आप स्टेटमेंट आप समझ लीजिए कि मार्शल कहता है कि भैया यूटिलिटी कर्व भी डिमांड कर्व है। बिल्कुल सही बात है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, गिव द ज्योमेट्रिक नेम ऑफ द कर्व। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इसका ज्योमेट्रिक नेम बताना है। तो जो डिमांड कर्व है उसको हम ज्योमेट्रिक नेम है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ज्योमेट्रिक नेम क्या है इसका, डिमांड कर्व का ज्योमेट्रिक नेम है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। अब क्वेश्चन शुरू होता है वो यहां से शुरू होता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन शुरू हो रहा है यहां से कि कौन सा अनुमान इस कारण के लिए उत्तरदायी है, यानी कि इंडिकेट द assumptions रिस्पॉन्सिबल फॉर द above phenomenon। इसका मतलब ऊपर जो आपको स्टेटमेंट दी गई है उसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी हैं। इसका मतलब आपको यह बताना है कि आखिरकार जो डिमांड कर्व है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है। तो इसकी वजह बच्चों हमने ऑलरेडी वीडियो के माध्यम से बता रखी है। इसमें आपको जो फोकस करना है वो करना है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पर। तो डिटेल में आपको वीडियो में आपके कंटिन्यू करा देता हूं। इसके अलावा क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार लॉ ऑफ डिमांड लागू क्यों होता है, व्हाई डिमांड कर्व इज स्लोप डाउनवर्ड। देखिए हम तो ये समझ गए, हमने क्या समझा कि अगर किसी भी गुड्स का प्राइस जो है वो बढ़ता है तो जो क्वांटिटी है वो घटेगी। लेकिन व्हाई, ऐसा होता क्यों है, या प्राइस जो है वो घट जाएगा तो क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ऐसा होता क्यों है, ये हमें समझने की कोशिश करना है। तो देखिए सबसे पहली वजह है इनकम इफेक्ट। देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, दो तरीके की इनकम होती है। एक तो होती है रियल इनकम, आप ये याद रखिएगा, आपके सामने कई बार ये वर्ड आएगा। एक होती है नॉमिनल इनकम। नॉमिनल इनकम, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। रियल इनकम, मान लीजिए सपोज कीजिए कि मेरे पास में 100 रुपए हैं, तो ये 100 रुपए नॉमिनल इनकम है। और रियल इनकम का मतलब है कि 100 रुपए में से मैं कितनी गुड्स खरीद पाऊंगा। मान लीजिए गुड्स 5 रुपए की है तो मैं 20 गुड्स खरीद पाऊंगा। यानी कि ये हमारी परचेजिंग पावर को दिखाता है, यानी कि आप कितने स्ट्रांग हो इसको दिखा रहा है ये परचेजिंग पावर। इकोनॉमिक्स में जब हम रियल इनकम की बात करते हैं तो सारा फर्क रियल इनकम से पड़ता है। अब मान लीजिए कि जो प्राइस है वो 5 रुपए से बढ़कर 10 रुपए हो जाता है। इसका मतलब है कि अब कंज्यूमर की जो परचेजिंग पावर है वो घट गई। हालांकि नॉमिनल इनकम उतनी ही रही, लेकिन क्योंकि प्राइस महंगा हो गया इसलिए कंज्यूमर की इनकम घट गई, और घटी हुई इनकम पे कंज्यूमर गरीब हो जाएगा। देखिए किसी आदमी को गरीब करना है, दो तरीके, पहला तो उसकी इनकम को घटा दो, दूसरा प्राइस को बढ़ा दो। तो प्राइस बढ़ने से भी आदमी उतना ही गरीब होता है जितना इनकम के घटने से गरीब होता है। इसीलिए हम कहते हैं क्योंकि प्राइस बढ़ता है तो कंज्यूमर गरीब हो जाएगा या गरीब महसूस करेगा, जिसकी वजह से कंज्यूमर पहले से कम गुड्स खरीद पाएगा। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमने आपको क्लियर करा दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स कंज्यूमर रियल इनकम इंक्रीज, therefore the consumer is able to expand his demand। दूसरा है बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी हमने पढ़ा था, मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूं। देखिए जैसे जैसे कंज्यूमर किसी गुड्स को कंज्यूम करता है, कंज्यूमर जैसे जैसे गुड्स को कंज्यूम करता है, गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता चला जाता है। आप सब लोग जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते होंगे कि जैसे जैसे आप पानी पिएंगे पानी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता चला जाएगा, दूध पिएंगे दूध से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन गिरता चला जाएगा। यानी कि ये हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स हो गई। अब एक कंज्यूमर जो है वो गुड्स तब खरीदेगा जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हो। हालांकि ये चैप्टर हम आपको अगले वाले आप कह सकते हो एक तरीके से आने वाले वक्त में पढ़ाएंगे, लेकिन हम पहले भी जोड़ सकते थे, लेकिन हम जैसे आपके कोर्स में इसको बाद में हम जोड़ेंगे, और जहां इसका पहले है वहां पहले भी जोड़ सकते हैं बच्चों। तो ये मान लीजिए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ एक तरीके से। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कम से कम बेसिक्स तो पता ही होगा। ये हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हुआ। अब होता क्या है कि कंज्यूमर जो है वो
प्राइस मान लीजिए गिर जाता है, प्राइस मान लीजिए गिर जाए, तो डेफिनेटली अब कंज्यूमर जो है वो पहले से ज़्यादा गुड्स खरीद पाएगा। क्यों खरीदेगा? क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न लागू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लागू हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि सस्ती गुड्स को कंज्यूमर ज़्यादा खरीदेगा और महंगी गुड्स को कंज्यूमर कम खरीदेगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कोई बहुत समझने वाली बात है नहीं, बहुत आसानी से हम आपको समझा पा रहे हैं बच्चों। इसके अलावा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की बात करते हैं। देखिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? अगर मान लीजिए सपोज कीजिए दो इकोनॉमिक्स के टीचर हैं, एक एक्स है मान लीजिए और दूसरा वाई है। एक्स मान लीजिए किसी चीज़ की फीस 5,000 रुपये ले रहा है, वाई भी 5,000 रुपये ले रहा है। अब होता क्या है कि मान लीजिए इसने क्या किया, अपने 4,000 रुपये फीस कर दी, तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपैरेटिवली सस्ता हो गया। और कंज्यूमर क्या करेगा? कंपैरेटिवली सस्ता होने की वजह से महंगी गुड्स को छोड़कर सस्ती गुड्स पे आ जाएगा। यानी कि कंज्यूमर की जो टेंडेंसी होती है वो इस तरीके की होती है कि जो महंगी चीज़ है उसको छोड़कर वो सस्ती पे आ जाता है। इसकी वजह क्या है बच्चों? इसकी वजह सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। यानी कि जब हमें कोई चीज़ सस्ती मिल रही है उसी चीज़ का प्रयोग करने के लिए हम ज़्यादा पैसे क्यों खर्च करेंगे। हालांकि और भी कई सारे फैक्टर होते हैं जो किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को डिसाइड करते हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पे ये जो फैक्टर मान के चल रहे हैं वो ये वाला मान के चल रहे हैं। इसके अलावा बच्चों साइज ऑफ कंज्यूमर, किसी भी गुड्स का प्राइस कम करने से कंज्यूमर का साइज बढ़ जाता है। पहला कि जो लोग नहीं खरीद पा रहे थे वो भी खरीदना शुरू कर देते हैं, और जो ऑलरेडी खरीद रहे थे वो ज़्यादा लोग खरीदते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए मोबाइल फ़ोन सस्ते हुए तो मोबाइल फ़ोन सभी के हाथों में इसलिए पहुंच गए, या इंटरनेट जो है 4G वो सबके हाथों में इसलिए पहुंच गया क्योंकि सस्ता हो गया। सस्ता होने की वजह से जो लोग पहले ही इंटरनेट अफोर्ड कर पा रहे थे अब वो ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, यानी कि जो लोग यूज़ नहीं कर पा रहे थे वो भी अब अफोर्ड करना शुरू कर देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही कंज्यूमर का प्राइस गिरता है, जैसे ही गुड्स का प्राइस गिरता है, कंज्यूमर पहले से ज़्यादा गुड्स खरीद लेता है। इसके अलावा डिफरेंट यूजेस की बात करते हैं। दोज गुड्स विच हैव सेवरल यूजेस, जैसे मिल्क है। अब मिल्क और इलेक्ट्रिसिटी के कितने सारे यूज है आप बताइएगा। इलेक्ट्रिसिटी तो बहुत सारे कामों में आती है बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी तो दूध गर्म करने के काम भी आती है, दूध के काम तो खैर नहीं आती। इलेक्ट्रिसिटी दूध गर्म करने के काम भी आती है। इसके अलावा टीवी चलाने भी काम आती है। तो जिस चीज़ का बहुत सारे यूजेस होते हैं, अगर उसका प्राइस गिर जाता है तो उसकी यूजेस की संख्या बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए किसी का सिंगल यूज होगा तो प्राइस गिरने से हम उसका सिंगल यूज करेंगे, लेकिन जिसका मल्टीपल यूज होगा प्राइस गिरने से उसके यूजेस की जो क्वांटिटी, जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, और इसका परिणाम ये होगा बच्चों की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये सारी की सारी वजह है जो लॉ ऑफ डिमांड की वजह है। यानी कि अल्टीमेटली आप देखोगे कि प्राइस के गिरने से डिमांड बढ़ती है। लेकिन कुछ तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस तरीके से आंसर लिखोगे तो सही तरीके से आंसर कर पाओगे। इसके अलावा इसके जो पीडीएफ, यानी कि जो आपको पीडीएफ की आवश्यकता है वो आपको हमारी एप्लीकेशन के माध्यम से मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो आप अगर हमसे जुड़ना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन के थ्रू, आप हमें कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।